जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। और इस क्लास में हम रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो क्लासेस की हैं उसमें हमने रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं जो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैं उससे पहले सुधार देती हूँ। जो कंक्लूजन 4 है यहाँ पर इसे मैं बगल में लिख देती हूँ। कंक्लूजन 4 में लिखा है कि कोई पैंट जूते नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा कि सभी पैंट जूते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये हमारा सही कंक्लूजन लिखा है, कंक्लूजन नंबर 4। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला ये एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा जाता है। जितनी हम ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये हमें क्लियर होता जाएगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कुछ शर्ट पैंट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शर्ट। कुछ शर्ट क्या है? पैंट है। कुछ शर्ट पैंट है। फिर अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सभी पैंट कोट है। सभी पैंट क्या है? कोट है। सभी पैंट कोट है। फिर अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कुछ कोट जूते हैं। कुछ कोट क्या है? जूते हैं। जूते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना लिया कि कुछ शर्ट पैंट है, सभी पैंट कोट है और कुछ कोट जूते हैं। चलिए अब हम अपना निष्कर्ष पढ़ते हैं और अपना आंसर फाइंड करते हैं। तो पहला कंक्लूजन है कि कुछ पैंट जूते हैं। तो क्या कुछ पैंट जूते हैं? ये है पैंट और ये है जूते, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है क्योंकि पैंट और जूते बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ शर्ट कोट है। कुछ शर्ट कोट है। ये देखिए, ये शर्ट है और ये कोट है, तो आप देख सकते हैं कि शर्ट में कोट का थोड़ा थोड़ा पार्ट लग रहा है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कंक्लूजन देखते हैं कि सभी शर्ट कोट है। सभी शर्ट कोट है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ शर्ट कोट हो सकते हैं लेकिन सभी शर्ट कोट नहीं हो सकते, ये तो गलत हो गया। फिर चौथा कंक्लूजन हमने यहाँ लिखा है। चौथा कंक्लूजन कह रहा है कि सभी पैंट जूते हैं। तो क्या सभी पैंट जूते हैं? बिल्कुल गलत। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया? सिर्फ कंक्लूजन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वेन आरेख वाला। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो डायग्राम आपको चूज़ करना है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कांसा पीतल क्या होता है। कांसा पीतल क्या होता है? ये सब धातुएं हैं। ठीक है, मिश्र धातु के लिए हम एक बड़ा सा सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये हो गई मिश्र धातु। दोस्तों, मिश्र धातु के अंदर कांसा भी आ जाएगा और मिश्र धातु के अंदर पीतल भी आ जाएगा, लेकिन पीतल और कांसा का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों धातुएं हैं और ये दोनों मिश्र धातुओं के अंतर्गत आ जाएंगी। तो हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ प्लस है, Q का माइनस, R का इंटू और S का डिवाइड, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक व्यंजक दिया है और यहाँ पे सभी लेटर्स की अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। जैसे S का सिंबल दिया गया है, डिवाइड Q का दिया गया है, माइनस, इस तरीके से। तो आपको इन सभी लेटर्स के सिंबल यूज़ करके अपना आंसर निकालना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि किस लेटर का क्या सिंबल है। P का मतलब है प्लस, Q का मतलब है माइनस, R का मतलब है इंटू, S का मतलब है डिवाइड। चलिए अब हम अपना व्यंजक लिखते हैं। तो 2/3 S है तो यहाँ पे डिवाइड होगा 1/3। फिर ये Q है तो माइनस होगा 7, P है तो प्लस होगा 7, R है तो इंटू होगा 5।
सबसे पहले हम डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3 इंटू 1/3 हो जाएगा। जब हम इसे इसके नीचे लाएंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे तो इंटू में इस तरीके से समीकरण बनेगा, सॉरी 3/1 बनेगा। ठीक है, 1/3 है तो 3/1 बनेगा। तो यहाँ से हमारा सिर्फ 2 बचेगा। तो 2 - 7 प्लस ये हो जाएगा 35। अब हम 35 में इसको ऐड करेंगे तो 37 में 7 को डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इस व्यंजक का मान क्या हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 छात्रों की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हम इसको पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है लेफ्ट, ये है राइट। ठीक है, और यहाँ पे कितने छात्र मौजूद हैं, 12 छात्र। 12 छात्रों की पंक्ति है और कर्ण के बारे में क्या कहा जा रहा है कि कर्ण तीन स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित किया जाता है। मतलब कर्ण यहाँ पे कहीं होगा और वो 3 स्थान दाहिनी तरफ जाता है, यानी कि यदि कर्ण यहाँ पर होगा तो वो 1 2 3 यहाँ पर आ जाता है। 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित किया जाता है, तब उसके बाद वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर है। मतलब पहले कर्ण यहाँ था, फिर उसको 3 पायदान ढकेला गया दाहिनी तरफ, उसके बाद देखा जाए तो वो राइट साइड से 5वें स्थान पर है। 1 2 3 4। ठीक है, इधर यानी कि इधर 4 लोग होंगे और ये 5वें स्थान पर है कर्ण। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था। मतलब इस हिसाब से हमें आंसर नहीं निकालना है, पहले वो किस स्थान पे था, यहाँ पे था। इस हिसाब से देखा जाए तो वो बाएं छोर पर किस नंबर पे आएगा ये बताना है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो पहले हम यहाँ गिन लेते हैं कि कितने पद हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए, यानी इधर कितने पद बचे, 4 2 3 4। अब इस हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट तरफ से कर्ण किस स्थान पे होगा, यहाँ पर होगा। कौन से नंबर पे होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर होगा कर्ण 5वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन का ट्रिक समझ में ना आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी है, सीरीज दी गई है और आपको सीरीज का अगला नंबर निकालना है। सबसे पहले तो सीरीज में आप ये ध्यान दीजिए कि सीरीज जो है घटते क्रम में है, पहले बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो जाहिर सी बात है जो हमारी अगली संख्या होगी वो 9 से छोटी होगी। तो या तो हमारा आंसर 8 होगा या तो 7 होगा, या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब चलिए इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देखिए अगर हम 37 में 21 को माइनस करते हैं तो 16 आएगा। अगर हम 21 में 13 घटाते हैं तो 8 आएगा। इसी तरीके से 13 में 9 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यदि हम इसमें डिवाइड 2 कर दे तो हमारी अगली वैल्यू आ जाएगी। 16 डिवाइड 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 डिवाइड 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2। यानी यहाँ पर जो भी संख्या होगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो 2 होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे घटती हुई संख्या आ रही है तो 9 से छोटी संख्या लेंगे हम, 7 और 9 के बीच का डिफरेंस है 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस भिन्न का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी। मतलब यहाँ पर ये भी आपको एक सीरीज़ दी गई है, एक श्रेणी दी गई है और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पूरी सीरीज को लिख देती हूँ। देखिए यदि हम नीचे वाली संख्याओं को इग्नोर कर दें, क्योंकि ये एक सेम है, इसे हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ मान के चलते हैं श्रेणी में सिर्फ 3 7 5 और 9 है। अगर इस हिसाब से हमें सॉल्व करना हुआ तो यदि हम एक संख्या को छोड़ के अगली संख्या से अपना रिलेशन बनाए, यानी हम 3 का रिलेशन 5 से बनाए और 7 का 9 से बनाए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से 5 तक जाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा, 7 से 9 तक जाने के लिए +2 करना पड़ेगा। अब हमारा अगला रिलेशन बनेगा 5 से इधर का, क्योंकि बीच में हमें एक संख्या छोड़नी है। तो 5 से इधर कितना करेंगे, हमें +2 करके हमें 7 तक पहुँचेंगे, 7/4 तक पहुँचेंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7/4 इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में एक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं BCA, CBC और B। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी लेटर्स को गिनने हैं। जो लेटर्स नहीं हैं उन्हें भी गिनने, उनकी जगह भी गिननी, और जो लेटर्स दिए गए उन्हें भी गिनने हैं। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे टोटल 12 लेटर्स हैं। ठीक है, अगर हम 12 का गुणनखंड करें तो एक तो 6 और 2 आ जाएगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा छोटा हो जाएगा। हम 3 और 4 का करते हैं। ठीक है, और जब इस तरह से गुणनखंड किया जाए तो जो छोटी संख्या होती है 3 3 का पेयर हमें लेना होता है। तो यहाँ पे हम 3 3 का पेयर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या भरें कि सब एक जैसा आ जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, C भी है, B भी है, C भी है, B भी है। अगर हम यहाँ पे A भर दें, यहाँ पे भी A भर दें तो CAB बन गया। इसी तरीके से यहाँ B भर दे तो ये भी CAB बन गया। देखिए 3 सेम हो रहा है। यहाँ पे A भर दे तो ये भी CAB हो गया। यानी हमारा क्या बन के तैयार हुआ पैटर्न, CAB 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 और CAB। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने भरा A तो यहाँ पे A लिखा जाएगा, यहाँ पे भरा B तो फिर B आएगा, फिर A और लास्ट में A। तो ABAA देखते हैं किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर D में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। तो वह लड़की भोला से किस तरह संबंधित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और अपना रिलेशन फाइंड करते जाएंगे। तो भोला ने अपने दामाद से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, इसका भाई, यानी कि लड़की के भाई की बात हो रही है, लड़की का भाई। ठीक है, मेरे जीजा यानी कि भोला की कोई बहन होगी और बहन का पति, तब तो हुआ भोला का जीजा। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, एक मिनट, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इसे, भोला कि कोई बहन होगी और बहन का पति। ठीक है, तब ये भोला का जीजा हुआ। मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह लड़की भोला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए हम क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। भोला अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहता है कि इस लड़की का भाई, यहाँ पे भाई लिख देते हैं, ऊपर नहीं, यहाँ पे भाई नीचे लिखा जाएगा, ये ऊपर गलत लिखा है, नीचे लिखा जाएगा। इस लड़की का भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। किसका भाई, इस लड़की का भाई, यानी कि यहाँ पर होगी लड़की और ये हो जाएगा लड़की का भाई। ठीक है, इकलौता पुत्र है तो भोला का लड़की से क्या रिलेशन हुआ। देखिए भोला की बहन का पति, यानी कि बहन की पति का पुत्र, और ये लड़की क्या हुई, इसकी पुत्री हुई, यानी कि भोला के बहन और बहनोई, दीदी और जीजा के बच्चे हो गए ये दोनों लोग। तो भोला की क्या हुई, भोला की ये लड़की हो गई भांजी या भतीजी। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आएगा, भांजी या भतीजी, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया और बहुत ही इजी दिया है, बस 10 सेकंड में इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को खुद से करिए फिर मैं बताती हूँ आंसर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ADG BEH और CFI। देखिए यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट की सीरीज को पढ़ते चलेंगे, A से B, B से C और C से D। यहाँ पे आएगा D, उसके बाद D से E, E से F, F से G, यहाँ पे आएगा G। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ D G, फिर उसके बाद G से H I और यहाँ पे आएगा J, यहाँ पे आ जाएगा J। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, DGJ, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में एक अलग है, 3 एक जैसे हैं, आपको अलग वाला चूज़ करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम। दोस्तों यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम ये तीनों दैनिक जागरण पत्रिका है, मतलब ये दैनिक जागरण पत्रिकाएँ हैं। लेकिन जो इंडिया टुडे है
ये मासिक पत्रिका है। ठीक है, यही डिफरेंस है इन चारों के बीच। ये तीनों क्या है, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम, ये तीनों दैनिक पत्रिकाएं हैं और इंडिया टुडे मासिक पत्रिका है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया टुडे, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों ये था आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अगली क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।